चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। हम चैप्टर 2 करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसका नाम है फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो स्टार्टिंग होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड एट दैट टाइम इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था। और 1914 के टाइम मतलब उस टाइम इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल के अंडर था। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्स। ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर में शामिल था और लड़ाई लड़ रहा था और उसको क्या थी, उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया, उस पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उनको रेज कर दिया गया, उनको बढ़ा दिया गया। प्राइजेज ऑफ गुड्स इंक्रीज डबलिंग बिटवीन द ईयर 1913 एंड 1918। 1913 से और 1918 के बीच में जो वस्तुओं के जो प्राइस थे, जो गुड्स के जो प्राइस थे, उनको डबल कर दिया गया। मतलब कि जैसे कोई चीज़ 8 रुपये की उसको 16 रुपये कर दिया गया, मतलब कि डबल कर दिया गया। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कोज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। क्या किया गया, ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करवा रहे थे आर्मी के अंदर। जब लोग साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जो रूरल एरिया के लोग थे उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो लोगों के अंदर गुस्सा आ गया इस बात से, क्योंकि हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और हमको ज़बरदस्ती आर्मी में करवा रहे हैं, भर्ती करवा रहे हैं। फिर क्या, इन 1918 टू 1919 क्रॉप्स फेल्ड इन इंडिया रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो क्या होता है, इन 1918 टू 1919 में जो क्रॉप्स, जो फसलें उगाई थी, जो किसानों ने, जो बंदों ने जो फसलें उगाई थी वो खराब होगी। तो फिर क्या हुआ, जब फसलें खराब हो गई तो अन्न जो जो भी फसल थी, जो भी खाने की जो भी उन्होंने उगाया था वो बहुत कम होती है, बहुत शॉर्टेज हो जाती है उनकी। तो शॉर्टेज के कारण, जो भूख और बीमारियों के कारण क्या होने लगे, लोग मरने लगे। फिर क्या होता था, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह आता है, कौन लेके आता है, तो इसको पढ़ते हैं। इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड स्टार्टेड द मूवमेंट सत्याग्रह। 1915 में महात्मा गांधी आए थे सत्याग्रह को लेकर। वो साउथ अफ्रीका से आए थे, मतलब महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका में उस समय रेसिज्म चल रहा था। मतलब रेसिज्म क्या होता है, मतलब कि गोरे और काले का भेदभाव चल रहा था। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट से उस रेसिज्म को दूर किया था, बाय द मेथड ऑफ सत्याग्रह। तो उस प्रॉब्लम को वहाँ पर सोल्व कर दिया गया था। तो जो सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। जो सत्याग्रह किसके बिहाव पे, मतलब किस पे बेस होता है, द पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब कि सच्चाई पर ये बेस होता है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पीपल कैन विन अ बैटल विद नॉन वायलेंस विच विल यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी के अनुसार कोई भी लड़ाई, मतलब कोई भी लड़ाई हो, छोटी लड़ाई बड़ी लड़ाई, कैसी भी लड़ाई हो, मतलब महात्मा गांधी के अनुसार वो लड़ाई बिना लड़ाई झगड़े के जीती जा सकती है। कैसे? बाय द मेथड ऑफ सत्याग्रह विच विल यूनाइट ऑल इंडियंस, जो सभी इंडियंस को जोड़े रखती है। In 1916, he went to चंपारण to inspire the oppressive plantation worker। 1916 में महात्मा गांधी चंपारण गए। चंपारण मतलब बिहार में गए, ये बिहार में है चंपारण। बिहार में गए, किस लिए गए? प्लांटेशन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए, बाय द मेथड ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। 1916 में तो वो चंपारण गए बिहार के अंदर। उसके तुरंत एक साल बाद 1917 में वो ही वेंट टू खेड़ा गुजरात टू शो सपोर्ट द पीजेंट्स। 1917 में उन्होंने खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। और किस किस लिए वहाँ पर? पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, मतलब कि फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। उसके तुरंत एक साल बाद इन 1918 ही स्टार्टेड सत्याग्रह एट अहमदाबाद अमोंग कॉटन मिल वर्कर्स। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट किया कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए, कि उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, बाय द मेथड ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। फिर क्या होता था? रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट होता क्या है? इन फरवरी 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रोलेट एक्ट। 1919 में कि फरवरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट को पास किया।
दिस एक्ट was passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. इस एक्ट को पास किसके द्वारा किया गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। उसमें जो उस काउंसिल में मतलब कि उस सभा में इंडियन मेंबर्स भी थे, लेकिन वो उनकी रजामंदी नहीं थी इस रूलेट एक्ट को पास करने के लिए, उन्होंने उसकी परमिशन नहीं दी थी। अब ब्रिटिशर्स किसकी मानेंगे, वो तो अपनी चलाएंगे, तो उन्होंने इस एक्ट को पास कर दिया। दिस एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। रूलेट एक्ट के अंदर मतलब क्या था, गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या फिर किसी भी बंदे को 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के जेल में डालकर रख सकती है। तो गांधी जी ने क्या किया, तो उस टाइम गांधी जी ने क्या किया, इन 1919 गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रूलेट एक्ट। तो गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि इसके खिलाफ, किसी खिलाफ, रूलेट एक्ट के खिलाफ नेशन वाइड सत्याग्रह किया जाए। मतलब किसकी? रूलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडेंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो गांधी जी का तो एक ही मोटिव था कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के लड़ाई लड़ी जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के रूलेट एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तो कैसे की जाएगी वो? हड़ताल करके। हड़ताल कब हुई? ऑन 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को। उस हड़ताल में क्या होता है, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। रैली निकाली जाती है अलग अलग सिटीज़ में रूलेट एक्ट के खिलाफ। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स। जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर आ जाते हैं। शॉप्स क्लोज डाउन, जो शॉप्स थी वो बंद कर दी जाती है। किसके खिलाफ? रूलेट एक्ट के खिलाफ। जो ये रूलेट एक्ट पास किया है उसको मतलब कि बंद कर दिया जाए, मतलब कि उसको ब्रेक कर दिया जाए। ब्रेक करने के लिए उन्होंने इसको हड़ताल की। फिर क्या होता है, टू क्रश दिस मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ एंड जनरल डायर टू कमांड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने देखा कि हाँ ये तो हड़ताल पर उतर आए हैं, शॉप्स भी बंद कर दिया, स्ट्राइक पर आ गया। तो उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज किया, मतलब मार्शल लॉ एक्ट किया। इसमें मार्शल लॉ में होता क्या है, जो आर्मी के सबसे बड़े लीडर को पावर सौंप दी जाती है। जो आर्मी में सबसे बड़ा लीडर होता है उसको सारी पावर दे दी जाती है, वो तेरे को ही करना, जो कुछ करना है बस, इस जो ये हड़ताल हो रखी है, जो ये मूवमेंट है, इसको क्रश करना है बस। तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने किसको दे दी कमांड? जनरल डायर को दे दी। जनरल डायर नाम है जिसको दी थी आर्मी लीडर को, जनरल डायर को एक कमांड दे दी कि तेरे को इस मूवमेंट को क्रश करना है। तो फिर होता है क्या, ऑन 13 अप्रैल 1919 अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारी भीड़, मतलब कि बहुत सारे बंदे जलियांवाला बाग की तरफ चल पड़ते हैं, मतलब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिस्ट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। तो जनरल डायर तो इस मौके का फ़ायदा उठा लेता है कि हमें बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। तो वो क्या करता है, वहाँ पे एंटर करता है, तो जो भी बाहर जाने के रास्ते हैं, जो भी गेट्स वगैरह थे वहाँ पे सभी को बंद कर देता है। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, जो क्राउड थी, जो लोगों की भीड़ थी, उस पर गोलियाँ चलाने स्टार्ट कर देता है। और किलिंग हंड्रेड्स, मतलब कि बहुत सारे हजारों में आदमी मर जाते हैं वहाँ पे। एज द न्यूज़ स्प्रेड, स्ट्राइक्स, क्लैशेज विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो जैसे ही फिर ये जो जनरल डायर ने वहाँ मारा था, मतलब कि बंदों को मारा, जब ये न्यूज़ स्प्रेड होती है, बाहर आती है, सबको पता चलता है, तो लोग क्या करने लग जाते हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। अब लोग उन पर अटैक करेंगे तो गवर्नमेंट भी जवाब तो देगी, तो वो भी उनको बुरी तरह जवाब देती है उस बात का। गांधी जी कोल्ड ऑफ द रोलेट सत्याग्रह एज द वायलेंट स्प्रेड। तो फिर अब गांधी जी ने, तो गांधी जी का क्या मोटिव था कि बिना किसी लड़ाई झगड़े किया जाए, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, मतलब काफ़ी बुरी तरह हो गया था। तो फिर गांधी जी ने जो ये सत्याग्रह मूवमेंट पे जो हड़ताल पे बैठे थे, तो उसको वहीं पे रोक दिया गया क्योंकि वायलेंस काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी। While the Rowlatt Act Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly cities and town. जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो चल रहा था, मतलब कि जो मूवमेंट्स चल रहा था इसके अगेंस्ट जो चल रहा था, मतलब कि हड़ताल वगैरह, तो फिर
ये कुछ सिटीज़ के अंदर ही थी, मतलब कि कुछ सिटीज़ और टाउन्स के अंदर, मतलब कि पूरे, मतलब कि इंडिया में नहीं थी। मतलब कि जो गांधी जी सोचते थे कि हाँ भाई कि जितने बंदे आएंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन ये कुछ सिटीज़ और कुछ टाउन्स के अंदर ही सीमित थी। जो ये हड़ताल वगैरह, जो ये सत्याग्रह हो रहा था रोलेट एक्ट के खिलाफ, ये कुछ सिटीज़ के अंदर ही थी। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि कुछ सिटीज़ के अंदर नहीं, इसको थोड़ा ब्रॉड किया जाए, मतलब कि जब सबको जागरूक किया जाए मतलब कि इसके खिलाफ। तो बट गांधी जी न्यू दैट नो सच मूवमेंट्स कुड ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। बट महात्मा गांधी जानते थे कि ऐसी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, मतलब कि तैयार नहीं किया जा सकता विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। जब तक हिंदू और मुस्लिम को साथ नहीं लाया जाए तो ऐसी मूवमेंट को, ऐसी ब्रॉड मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए खिलाफत इशू बनाया गया। खिलाफत इशू होता क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटम तुर्की एंड देयर वर द रूमर दैट हार्श ट्रीटी was going to be imposed on the Ottoman Empire. A spiritual leader of Islamic head Khalifa. तो उन्होंने सोचा कि ऐसा एक ही तरीके से हो सकता है कि खिलाफत इशू को उठाकर, खिलाफत इशू था क्या, और फिर गांधी जी ने इससे हिंदू और मुस्लिम को एक साथ, मतलब कि कैसे लाया जाए, मतलब कैसे, मतलब इसको सोचा कि खिलाफत इशू से कैसे लाया जा सकता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था ना, तो ओटोमन तुर्की हार गया था, वो मुस्लिम एम्पायर था। तो ओटोमन तुर्की का स्पिरिचुअल हेड होता है ना, उसका नाम खलीफा होता है, मतलब कि जो उसका स्पिरिचुअल, जो ओटोमन तुर्की का जो स्पिरिचुअल हेड होता है, जो उसका हेड होता है, उसका नाम ही खलीफा होता है। तो फिर ये माना गया था कि जो स्पिरिचुअल हेड है उस पर बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट इम्पोज कर दी गई है, और उसको पावर, मतलब जो उसकी पावर थी उसको कम कर दिया गया है। तो उसी के खिलाफ, तो उसी के खिलाफ कहता है टू डिफेंड द टेम्परल पावर ऑफ खलीफा, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो उसी के खिलाफ बॉम्बे के अंदर एक 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। बॉम्बे के अंदर 1919 के अंदर एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय टू ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। जो खिलाफत मूवमेंट था, जो टू ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, तो इनके द्वारा जो उसको लेड किया गया था। गांधी जी कन्विंस द कांग्रेस टू जॉइन हैंड्स विद द खिलाफत मूवमेंट एंड स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन कैंपेन फॉर स्वराज। तो गांधी जी ने फिर कन्विंस किया कांग्रेस को कि हमारे साथ आप हाथ मिला लीजिए कि हम खिलाफत मूवमेंट को मतलब ऑर्गेनाइज करें और स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन कैंपेन फॉर स्वराज। तो हम बिना किसी लड़ाई झगड़े के इसको वो करें, मतलब कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़े फॉर स्वराज। स्वराज होता क्या है? मतलब कि आज़ादी के लिए, मतलब कि अपना राज के लिए, स्वराज मतलब कि अपने राज के लिए, मतलब कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़े। Why non-cooperation? According to Mahatma Gandhi, British rule was established in India with the cooperation of India. मतलब कि नॉन कोऑपरेशन होता क्या कि मतलब जो कोऑपरेट ना करे, मतलब कि जो सहमति ना जताए, नॉन कोऑपरेशन। तो फिर अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी के अनुसार ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी सोचते थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश इसीलिए हुआ पाया क्योंकि इंडियंस ने उनके साथ कोऑपरेट किया। अगर वो उनके साथ नॉन कोऑपरेटिव बिहेव करते, अगर वो उनके साथ वो कोऑपरेशन नहीं जताते, तो यहाँ पे ब्रिटिश थे हमारे ऊपर रूल नहीं कर पाते इंडियंस के ऊपर। उन्होंने उनके साथ सहमति की तो वो ब्रिटिश रूल कर पाए। अगर वो नॉन कोऑपरेटिव हो जाते, अगर वो उसकी बातों से सहमत नहीं होते उनके रूल से, तो ब्रिटिश रूल कर ही नहीं पाते इंडियंस पर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज प्रपोज्ड इन स्टेजेस। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कुछ स्टेजेस में प्रपोज किया गया। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट अ गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि उन्होंने सोचा कि जो गवर्नमेंट अवॉर्डेड है, मतलब कि जो सिविल सर्विस जो ब्रिटिश रूल के अंडर जो काम कर रहे हैं, जो उनकी आर्मी पुलिस में काम कर रहे हैं, उनके कोर्ट में, स्कूल्स में, फॉरेन गुड्स, जो भी मतलब कि जो भी जो ब्रिटिश के रूल के अंदर, जो ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए, तो सबसे पहले तो उनको बायकॉट किया जाए, उनको उनका बहिष्कार किया जाए, मतलब वो मना कर दिया जाए कि हम नहीं करेंगे।
सबसे पहले उन्होंने ये किया कि सबसे पहले जो भी उनके अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंडर जो भी काम कर रहे हैं, स्कूल्स में है, उनकी कोर्ट में है, जो भी उनके अंदर आर्मी में है काम कर रहे हैं, उनको बायकॉट कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया जाए। आफ्टर मैनी हर्डल्स एंड कैंपिंग बिटवीन द supporters and opponents of the movement, finally in December 1920 the non-cooperation movement was adopted। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों के बाद फाइनली 1920 को दिसंबर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपना लिया गया। डिफरिंग स्टैंड्स विद द मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1921 में। द मूवमेंट इन द टाउन्स, सबसे पहले हम टाउन्स की बात करेंगे। टाउन्स में क्या क्या हुआ था जब ये मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था? इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज़। ये कहाँ सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मिडिल क्लास पार्टिसिपेशंस के अंदर सिटीज़ में। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स गेव अप स्टडीज़, जॉब्स, लीगल प्रैक्टिसेस एंड जॉइंट मूवमेंट्स। जो स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, जो लॉयर्स थे, सब ने क्या कर दिया? गिव अप कर दिया। गेव अप कर दिया मतलब कि इससे ब्रिटिशर्स थे, और क्या कर लिया? किसको अपना लिया? इस मूवमेंट्स को। किस मूवमेंट्स को? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को जो स्टार्ट किया था उसको अपना लिया गया। काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड, जो काउंसिल इलेक्शंस थे उनको बायकॉट कर दिया गया। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, जो फॉरेन गुड्स थी मतलब जो फॉरेन की वस्तु थी उनके बायकॉट कर दिया गया, मतलब उनका बहिष्कार कर दिया गया। लीकर शॉप्स वर पिक्टेड, लीकर क्या होता है? जो लीकर शॉप्स होते हैं, जो शराब की दुकानें होती हैं, उनको पिक्टेड कर दिया गया। मतलब कि वहाँ पर बंदे खड़े हो गए कि ना तो कोई अंदर जा पाएगा ना वहाँ से कोई बाहर निकल पाएगा। मतलब कि जो लीकर शॉप्स थे उनको पिक्टेड कर दिया गया, शराब की दुकानों को पिक्टेड कर दिया गया। रिबिलियन इन द कंट्री साइड, अब कंट्री साइड में क्या हुआ था? टू इन रूरल एरिया मैक्सिमम पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। अब रूरल एरियाज़ में जो बहुत सारे पीपल हो किस में इन्वॉल्व होते हैं? खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। द पीजेंट मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, उन्होंने क्या कर ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो क्या करते थे? वो हाई रेंट्स, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा रेंट करते थे, और हाई वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। मतलब कि उन्होंने जो पीजेंट्स थे उनको इस मूवमेंट मतलब कि जो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि इसके खिलाफ जो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे जो मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेंट लेते थे उनसे। इट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। तब मतलब फार्मर्स की कुछ डिमांडें थी। पहले तो जो टैक्स था, जो रिवेन्यू था, उसको कम कर दिया जाए, बेगार सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। जो बेगार सिस्टम था उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। अब बेगार होता क्या है? जहाँ फोर्सली काम करवाया जाता है, मतलब कि जहाँ बेगार सिस्टम ये होता है कि जहाँ बंदे से फोर्सली काम भी करवाया जाता है फोर्सली, और फिर उसको उस काम के पैसे भी नहीं दिए जाते उससे, मतलब कि बिना पैसों के काम करवाया जाता है उससे ज़बरदस्ती, मतलब बेगार सिस्टम में। तो फिर जो उनकी सिर्फ किसानों की ये डिमांडें थी, जो पीजेंट्स की सिर्फ ये डिमांडें थे कि जो हमारी डिमांडें मान ली जाए कि जो बेकार सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया जाए और जो टैक्स था उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू स्टार्टेड गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। तो 1920 में तो जवाहरलाल नेहरू विलेजेस गए, तो उन्होंने इसको समझने की मतलब कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इन अक्टूबर ही along with few others set up the Oudh Kisan Sabha and within a month 300 branches had been set up। तो अक्टूबर के अंदर तो उन्होंने एक ओध किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया और एक महीने के अंदर ही 300 ब्रांचेस सेटअप कर दी गई। इन 1921 द पीजेंट्स मूवमेंट स्प्रेड एंड द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। तो क्या हुआ 1921 में? जो तालुकदार और जो मर्चेंट थे जो क्या करते थे उनसे बहुत ज़्यादा हाई रेंट लेते थे किसानों से, तो क्या किया गया 1921 में? द पीजेंट मूवमेंट, जो पीजेंट मूवमेंट चलाया गया था, ये स्प्रेड फैल गया। एंड द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, जो तालुकदार के हाउसेज और जो मर्चेंट के हाउसेज थे उन पर अटैक किया गया। बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन ब्रोड्स वर टेकन ओवर, जो बाजार वगैरह थे वो लूट लिए गए। अलोरी सीताराम राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। अलोरी सीताराम राजू था जो क्या किया गया, जो ब्रिटिशर्स के मतलब कि जो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या किया 1924 में एग्जीक्यूट मतलब कि उसको पकड़ लिया गया और उसको हैंग कर दिया गया।
स्वराज इन प्लांटेशन। अब स्वराज इन प्लांटेशन क्या था? फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज मीन्स मूविंग फ्रीली। तो सभी प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज क्या था? मतलब कि उनको, मतलब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो क्या समझते थे कि स्वराज का मतलब ही क्या है कि मूविंग फ्रीली, मतलब कि फ्रीली मूव, मतलब कि कहीं भी हम, मतलब कि फ्रीडम के साथ कहीं भी कोई बंदा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो स्वराज को समझते थे कि इसका मतलब ही मूविंग फ्रीली है, लेकिन ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द Inland Immigration Act of 1859, under which plantation workers not permitted to leave the tea garden without permission। गवर्नमेंट ने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया 1859 में, एक्ट पास किया इनलैंड इमिग्रेशन को कि कोई भी वर्कर विदाउट, मतलब कि विदाउट परमिशन के, मतलब कि जो टी गार्डन है उसको नहीं छोड़ सकता। मतलब कि कोई भी वर्कर बिना, मतलब कि बिना परमिशन लिए जो टी गार्डन को छोड़ नहीं सकता। ये गवर्नमेंट ने पास कर दिया था 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। When they heard non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो टी प्लांटेशन था उसको छोड़ के अपने घर की तरफ चलने लगे। हाउएवर दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? स्टैंड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कैप्चर्ड बाय द पुलिस एंड ब्रूचली बीटन अप। तो जब वे अपने घर जाने लगे तो रास्ते में ही उनको पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया और वापस उनको टी प्लांटेशन में, टी गार्डन को छोड़ दिया गया। एट चोरी चोरा इन गोरखपुर, अ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। तो क्या होता है, एक चोरा चोरी गोरखपुर में, मतलब कि एक मोमेंट होता है, अ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। तो क्या होता है गोरखपुर, मतलब यूपी में चोरा चोरी में, तो क्या होता है कि पुलिस और, मतलब कि बंदों के खिलाफ हो जाती है एक बहुत सारी, मतलब कि बहुत बुरी तरह लड़ाई हो जाती है। इन फरवरी 1922 गांधी जी विड्रो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो फिर जब, अब गांधी जी का तो मोटिव ही यही था कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के, मतलब कि बिना किसी लड़ाई झगड़ा किए, मतलब कोई भी उस लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन ये मोटिव उनका उल्टा ही हो रहा था, मतलब कि लोग बिना, मतलब कि उनकी बात सुने, मतलब कि बिना उनको फॉलो किए अपने ही चला रहे थे। मतलब कि जिसको जो वो ना लड़ाई करने के लिए बोल रहे थे कि लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन लोग कर रहे थे फिर भी लड़ाई, बल्कि लड़ाई से ही अपनी लड़ाई निपटा रहे थे। फिर क्या हुआ, इन फरवरी 1922 गांधी जी विड्रो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब गांधी जी ने देखा कि कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है, मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि 1922 में फरवरी में इसको विड्रॉ कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हटा दिया गया कि इसको विड्रॉ कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि पहले क्या किया जाए, पहले लोगों को एजुकेट किया जाए, पहले मतलब कि ट्रेन किया जाए कि मतलब कि इस जो हम कर रहे हैं उसके ये बेनिफिट्स हैं और क्या, मतलब पहले ट्रेन किया जाए। तो ही डिसाइडेड टू ट्रेन इंडियंस बिफोर एनी अदर मास स्ट्रगल। तो उन्होंने क्या किया कि बिना पहले मोमेंट या फिर कोई मास स्ट्रगल हम नहीं करेंगे, पहले हम लोगों को एजुकेट करेंगे, पहले हम लोगों को ट्रेन करेंगे, फिर हम कोई मोमेंट स्टार्ट, फिर हम कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, पहले लोगों को ट्रेन करके। So this is the chapter 2, this is the part 1 of chapter 2. So please, if you like this video, please subscribe, like and share this channel. Thank you so much.